बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर जो देशभक्ति बजट पेश किया गया, इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी और वित्त मंत्री आदरणीय मनीष भाई का मैं धन्यवाद करता हूं। और आज मैं उन तमाम क्रांतिकारियों को नमन करता हूं जिनके बदौलत हमें ये आज़ादी मिली और हम आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं। और खासकर जब इस सदन में, जैसा कि वित्त मंत्री जी ने बजट के भाषण में कहा भी था, ये सदन इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ अंग्रेजी कानून भी पास हुए थे। तो ऐसे में जब देशभक्ति बजट इस सदन में हम पेश करते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक ऐतिहासिक पल है। और मेरे लिए विशेषकर ये 7वां बजट जब हमारे वित्त मंत्री जी मनीष जी पढ़ रहे थे तो मेरे लिए थोड़ा भावुक पल भी था, क्योंकि 2013 में हम सब लोग पहली बार इस सदन में आए थे। हमें कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था। कमोबेश हम 28 के 28 लोग जब सदन में आए थे तो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग भी हम नहीं थे। उधर हम 28 थे और इधर 32। जब हम लोग पहली बार सदन में आए तो ऐसा लगा कि जैसे मान लीजिए चंबल में कुछ सामान आदमी घुस के ये कहे कि तुम डकैती छोड़ दो और डकैत चारों तरफ से घेर ले तो क्या मनसा हो सकती है। हमारी स्थिति कमोबेश वैसे ऐसी ही थी। खैर, मुझे लगता है कि 49 दिन की सरकार रही। जिसने धोखा दिया वो 0 पे गया, जिसने हमें गाली गलौज किया वो 3 पे सिमट गया। लोग कई बार कहते हैं ना, मुहावरा चारों तरफ से घेरेंगे, ईश्वर ने चारों तरफ से घेरने लायक भी नहीं रखा। और विजेंद्र जी जीत के उन्होंने कहा कि भाई क्या करोगे आप? बोला नहीं, हम चारों तरफ से घेरेंगे। किसी प्रकार का आप तो 3 ही हो, चारों तरफ से घेरोगे कैसे? तो मुझे ये लगता है कि जब हम लोग 5 साल के जो कामकाज हुए, उस कामकाज की प्रशंसा न केवल सदन ने किया बल्कि देश विदेश में इसकी खूब चर्चा और खूब प्रशंसा हुई। जो शिक्षा में काम हुआ, जैसे अभी अतिशी जी बता रही थी, जो स्वास्थ्य में काम हुआ, जो सामान्य जनता के लिए काम हुआ। आजादी के बाद जब पहली बार वोट पड़ रहा था, जब वोट डालने लोग जा रहे थे तो केवल वोट नहीं डाल रहे थे, साथ साथ में वोट के साथ साथ कोई फूल, कोई बेलपत्र डाल रहा था। और वो इस मनसा से डाल रहा था कि अब हमारे अपने नीति निर्माता मिले, हमें अब अपने विधि विधाता मिले, हमारा अपना कानून होगा, हमारी अपनी व्यवस्था होगी और शायद हमारी भलाई के लिए होगी। कालांतर में राजनीति में इस तरह से राजनीति बदला कि लोगों को नेताओं से, सरकार से, अपने जनप्रतिनिधि से विश्वास खत्म हो गया। 2015 में पहली बार ऐसा लगा फिर से कि लोग उम्मीद को वोट कर रहे हैं। और जब उम्मीद को वोट किए तो उसके परिणाम आपके सामने। शिक्षा में जैसा मैंने कहा कि कमोबेश दिल्ली में भी किसी से पूछ लीजिए कि कोई किसी का बेटा, कोई कहते कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग किया है, कोई कहते डॉक्टर मेडिकल किया है, तो पहला सवाल क्या पूछता है? अच्छा बेटा कोचिंग कहां से किया आपका? इसका मतलब है कि दिल्ली में या किसी भी प्राइवेट कोई भी स्कूल से पढ़ के आप इंजीनियर नहीं बन सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते। तो फिर भला क्या गरीब का बच्चा इंजीनियर नहीं बनेगा क्या? कोई गरीब का बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा क्या? और मैं मनीष भाई को धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने कहा कि अगर गरीब के बच्चों में अगर वो क्षमता है तो दिल्ली सरकार ये जिम्मेदारी लेती है कि अगर वो इंजीनियरिंग करना चाहता है तो दिल्ली के महंगे से महंगे कोचिंग में एडमिशन ले, दिल्ली सरकार सारा पैसा देगी। और उसी का परिणाम है कि हजारों की संख्या में दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बने। और जब वो इंजीनियर और डॉक्टर बने तो यहां से समाज निर्माण शुरू हो जाता है। क्योंकि कोई बच्चा अगर वो डॉक्टर बनता है, केवल उसका अपना कैरियर नहीं बनता, वो अपने परिवार का भी समाधान करता है। जिस झुग्गी से निकल कर आया है उस झुग्गी में भी हेल्थ का समाधान देगा। इससे देश निर्माण होता है, इससे देशभक्ति होती है। तो मुझे यह लगता है कि न केवल शिक्षा में, आज किसी भी इनकम बेस के लोग जो यहां बैठे हैं,
अगर उनको पूछिए कि आपका खर्चा कहां होता है, या देखिए, आप भी देखेंगे, हम भी देखें, बाकी लोग भी जो बैठे हैं, जो सुन रहे, जहां तक सदन की आवाज जाती है, आधा खर्चा या तो आपके घर के लोगों का इलाज कराने में, या आपके बच्चों को पढ़ाने में, आपकी कमाई का आधा खर्चा वहां जाता है। तो ऐसे में कोई सरकार अगर ये जिम्मेदारी ले ले कि आपके बच्चों की अच्छी शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की, आपके बच्चों के घर के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा की जिम्मेदारी सरकार की, तो आपके कमाई का आधा पैसा यूं ही बचेगा और वो कहीं लगेगा, तो शायद उससे समाज निर्माण, परिवार निर्माण और देश निर्माण होगा। इसको हम देशभक्ति कहते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मुझे यह लगता है कि आज कमोबेश, जब मैं इस बार चुनाव के बीच में लोगों के बीच जा रहा था, दिल्ली सरकार ने एक तीर्थ यात्रा योजना शुरू की, जिसकी बजट में चर्चा भी हुई है। तीर्थ यात्रा योजना के तहत दिल्ली के बहुत सारे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराया जाता था। मैं जिस विधानसभा से आता हूं, दिल्ली के सबसे पिछड़ा और सबसे गरीब विधानसभा में से एक विधानसभा हमारा है। जब वहां के अपने यहां के बुजुर्गों को लेकर के जब मैं जाता था ट्रेन तक छोड़ने के लिए, तो उनके आंखों में खुशी के आंसू होते थे और वो कहते थे कि जो काम मेरा बेटा नहीं कर पाया, वो काम मेरा अरविंद केजरीवाल ने किया। आज अरविंद केजरीवाल मेरा श्रवण कुमार है, अरविंद केजरीवाल मेरा बेटा है। तो जिनके पास दिल्ली के इतने मां बाप का, इतने बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, उनको नापाक याद वाले क्या बिगाड़ सकते हैं। और उसी का परिणाम है कि जब 2021 में परिणाम आया, तमाम तरह के हेट कैंपेन के बावजूद लोगों ने अरविंद केजरीवाल को चुना। तो मैं अध्यक्ष महोदय ये कहना चाहता हूं, जब मैं मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने एक ऐतिहासिक बात सदन में पिछले अभी कहा, एलजी के अभिभाषण में उन्होंने कहा कि हम अब राम राज की अवधारणा की तरफ जा रहे हैं और उन्हीं के अवधारणा पे एक आदर्श राम राज की प्रतिस्थापना के पीछे जो सिद्धांत था, उसको हम लागू करेंगे। एक बात समझिए, और मुझे लगता है कि सदन के जरिए मैं देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि अगर इस देश में राजनीति जाति और धर्म के नाम पर सिमट कर रह गया, तो जब जाति के नाम पर आप वोट करते हैं तो जाति की कट्टरता बढ़ती है और समाज बढ़ता है। अगर आप धर्म के नाम पर वोट करते हैं, धार्मिक कट्टरता बढ़ता है और समाज बढ़ता है। लेकिन अगर आप विकास के नाम पर वोट करते हैं, जो दिल्ली के लोगों ने किया, तो राम राज की अवधारणा आती है, अंतिम आदमी के लिए काम होता है। तो मुझे लगता है कि देशभक्ति बजट के जरिए आज पूरे देश में आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में यह बताया कि विकास के नाम पर वोट करने पर क्या काम हो सकता है। ये अपने आप में उदाहरण है। तो जाति धर्म के छोड़कर अब विकास के नाम पर, हम विकास के नाम पर वोट करें हम सब लोग। जब मैं माननीय प्रभु श्री राम को याद करता हूं, तो कई बार हमें मन में क्या आता है कि प्रभु श्री राम मेरी भला करें या समाज का भला करें, समाज में कुछ अच्छा हो। लेकिन कुछ चंद लोग प्रभु श्री राम के नाम पर डराने की भी कोशिश करते हैं। ऐसे जय श्री राम चुनाव के वक्त कहते हैं कि तक में डराएगा तो नहीं, मारेगा तो नहीं, भगवान इससे कभी खुश नहीं होंगे। और बात में मैं अभी एमसीडी का रिजल्ट आया, मैं किसी चैनल पे डिबेट में था, मैं समझाने की कोशिश किया, और आप लोग सदन में हमारे अपोजिशन के लोग हैं, कि अगर आप जब कभी भी चुनाव का वक्त आओ धर्म की बात कर लेंगे। दिल्ली में हनुमान जी की मंदिर तोड़ दिया गया, किस तरह तोड़ा, सौरभ भारद्वाज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें बताई। तो मैंने इनको कहा, लेकिन आरोप प्रत्यारोप खूब चला। तो जब रिजल्ट आया तब हमने कहा कि आप धर्म के नाम पर आपने मंदिर तोड़ा। जब मंदिर तोड़ा तो उसके बाद ऑब्वियस है प्रभु श्री राम नाराज होंगे, और जब नाराज होंगे तो आपको जीरो मिलेगा। अबे हमें आप आरोप प्रत्यारोप ऊपर वाले सब जानते हैं। तो इसका यह परिणाम था कि एमसीडी में आप जीरो हो गए। तो इसीलिए प्रभु श्री राम के नाम पर कभी कोई राजनीति नहीं कीजिएगा, यह हिदायत भी और चेतावनी भी है। दूसरी बात देखिए, जब हम गेरुआ और भगवा, यह त्याग का प्रतीक है। बड़े बड़े ऋषि और मुनि जब भगवा वस्त्र पहनते थे तो हम मानते थे कि यह त्याग के प्रतिमूर्ति हैं। या जब कोई प्रभु श्री राम जब राज सत्ता छोड़कर गए तो गेरुआ वस्त्र पहने, महात्मा बुद्ध जब राज सत्ता छोड़कर गए तो गेरुआ वस्त्र पहने। अब इन लोगों ने सत्ता पाने के लिए गेरुआ वस्त्र का उपयोग करने लगे। तो कई बार जो त्याग की प्रतीक था, आज वो भी बदनाम हो रहा है। भगवान
माफ कीजिएगा आप सब लोग, कम से कम उन तमाम ऋषि मुनियों को जिन्होंने त्याग किया, उनके त्याग पर सवाल खड़ा की जिम्मेदारी आपकी है कि गेरुआ बस पहन के गुंडागर्दी बंद कर दीजिए आप लोग, भगवा बस पहन गुंडागर्दी बंद कर दीजिए। तो मेरा बस इतना ही कहना है अध्यक्ष महोदय कि ये देशभक्ति बजट के जरिए जो राम राज्य की परिकल्पना के अवधारणा पर जो सरकार काम करने का ठाना है, मैं सैल्यूट करता हूं और मुझे लगता है कि मैं सौभाग्यशाली हूं। देखिए, हर पल के इतिहास लिखे जाते हैं। मुझे लगता है कि आज मैं जिस सरकार का हिस्सा हूं, आज अरविंद भाई या मनीष भाई के नेतृत्व में जो काम करने का मौका मिला है, इतिहास तो इसकी लिखी जाएगी। तो मुझे लगता है कि ऐतिहासिक पल का भागीदार होने का मौका मुझे मिला, इसके लिए विशेष आपको धन्यवाद करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसी तरह हर बजट में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मैं फिर से ढेर सारा साधुवाद, ढेर सारा आभार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में और मनीष भाई के इस बजट के द्वारा जो दिल्ली को मिला है उसका मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा आभार।